अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडी में मसरूफ़ होंगे। ठीक है, चलें मसरूफ़ ही रहें अपनी स्टडी में, लेकिन साथ साथ फ़िज़िक्स को और भी ज़्यादा मज़बूत करें, क्योंकि आगे जो टेस्ट होने वाले हैं उनमें आपको फ़िज़िक्स ऐसा ना हो कि रुला दे। ठीक है, तो फ़िज़िक्स को अगर मज़बूत करना है, फ़िज़िक्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आप फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट को टेस्ट के लिए कवर करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और साथ में सब्सक्राइब भी करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करना है, भाई जो भी करना है करें। ठीक है, लेकिन इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अगर आपने अपनी फ़िज़िक्स को इम्प्रूव करना है कंसेप्चुअल बेस्ड पे, एमसीक्यूज़ बेस्ड पे। ठीक है, चलें ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट कर लेते हैं कि आज अपना जो लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, एग्जाम्पल्स के ऊपर, एमसीक्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो अब आज हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल जो हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो बहुत धीरे धीरे ध्यान से देखते जाइए और अपनी फ़िज़िक्स को इम्प्रूव करते रहें। तो बेटा आज शुरू करते हैं ऊपर वाले के नाम से। ठीक है, आज शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12.2 से, जिसके अंदर एक फ़िगर भी दी गई है। इस सवाल के अंदर काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं, तो उन सब के लिए जो है मैं यहाँ पे आपके लिए इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करूँगा। लेकिन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ वेक्टर की बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि इस एग्जाम्पल और इस तरह के सारे एग्जाम्पल्स के अंदर यूज़ होने वाली है। ठीक है, एक मिनट मुझे वीडियो देखने दें। चल रही है? हाँ चल रही है। अच्छा, क्योंकि अकेला ही होता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो जाहिर सी बात है टेंशन रहता है। ऐसा ना हो कि वीडियो बंद पड़ी हो, कैमरा बंद हो और मैं यहाँ पे पढ़ाता जाऊँ, क्योंकि एक बार हुआ था ऐसे, बहुत गुस्सा आया था, लेकिन क्या करता। खैर छोड़ इन बातों को, चलें आगे बढ़ते हैं। कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको वेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो आपने नोट करनी है। ठीक है, कि वही चीज़ें आपके पास यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं दरअसल, इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, चलें इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर बी है। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई इनके दरमियान तकरीबन एंगल कितनी होगी। तो अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो तकरीबन 50 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन बेटा ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स वाली नहीं है। जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात की जाए ना, तो वहाँ पे आपने क्या देखना है कि दोनों वेक्टर्स के टेल मिले हुए हों। ठीक है, टेल या फिर हेड, दोनों टेल या दोनों हेड आपस में मिलाएंगे तभी, सॉरी क्या हो रहा है स्पेलिंग के साथ आज। अच्छा, दोनों वेक्टर्स के या तो हेड मिलाएंगे या तो टेल मिलाएंगे, तभी हम कहेंगे कि ये जो एंगल है इनके दरमियान में है। अच्छा, अब देखो इनके दरमियान अगर हमने एंगल चेक करनी है तो इस वेक्टर बी को लाके यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर बन गया इस डायरेक्शन में बी। अब देखें इसको हमने यहाँ से सिर्फ, जैसे कि ये वेक्टर है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लिया। अब दोनों के टेल मिल गए। अब ये जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है ना, वो तब हम फाइंड करेंगे जब हम दोनों के टेल आपस में मैच कराएं। ठीक है ना, ये हो गया टेल। अगर आप दोनों के हेड मैच कराना चाहते हैं तो भी मिल जाएगी एंगल। अब देखिए ये जो वेक्टर है इसको आप उठा के यहाँ पे रख लें, तो दोनों के हेड मिल गए। अब दोनों के जब हेड मिल गए तो ये जो एंगल है ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये वाली एंगल और ये वाली एंगल सेम ही होंगी, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो
एक और यहाँ पे कंसेप्ट आता है स्मॉलेस्ट एंगल का, क्योंकि बच्चे फिर से पूछने लगते हैं कि सर वो वाली एंगल क्यों नहीं ली, ये वाली एंगल क्यों ली। मतलब बच्चे पूछते हैं सर ये वाली एंगल हमने क्यों नहीं ली। ठीक है, ये एंगल भी तो हो सकती है, लेकिन बेटा वेक्टर्स, जब हम दो वेक्टर्स लेते हैं उनके दरमियान की एंगल की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके जहन में होना चाहिए स्मॉलेस्ट एंगल जो होती है वो होती है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लिख लें, रट लें, याद कर लें, कुछ भी कर लें, ये बात दिमाग में बिठा दें। ठीक है, कि स्मॉलेस्ट एंगल जो होती है वो एंगल होती है दोनों वेक्टर्स के दरमियान, फिर चाहे उनके आप टेल मिलाओ चाहे हेड मिलाओ, लेकिन ऐसा ना हो कि एक हेड हो एक टेल हो, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों की या तो टेल मिलने चाहिए या फिर हेड मिलने चाहिए, तभी आप कहेंगे कि सर ये जो एंगल है इनके दरमियान की है, लेकिन कौन सी, जो स्मॉलेस्ट एंगल होगी उसी को हम लेंगे। तो ये बात आपने नोट करनी है। और इसके अलावा अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उनके दरमियान यानी कि एडिशन में जो फाइनल मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है फाइनल वेक्टर का, उसके लिए फार्मूला ये है a² + b² + 2ab cos थीटा। आज लिखने में बड़ी मुश्किल हो रही है, पता नहीं क्या है, cos थीटा। ओके, तो ये वाली एंगल जो है ना, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाली एंगल है। पिछली वीडियो में भी हमने बात करी थी बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जब बिटवीन टू वेक्टर्स की बात आए इसका मतलब है या तो दोनों के हेड मिलाएंगे या तो दोनों के टेल मिलाएंगे, तभी हम कहेंगे कि ये वो वाली एंगल है। अच्छा, ये एक वेक्टर, ये दूसरा, मतलब f1 f2 अगर आप यहाँ पे जो लेते हैं ना, और ये रिजल्टेंट वेक्टर जिसको आप f कह लें, ये बात रट लें आप। ठीक है, तो उसके अलावा ये रिजल्टेंट वेक्टर तो यहाँ पे मिला, अभी इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम कहते हैं tan इनवर्स, ठीक है, b sin थीटा अपान a + b cos थीटा। ये फार्मूला भी यूज़ होता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, शॉर्टकट ले, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन भी मिल जाएगा इस एंगल के साथ। चलें अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम को। ठीक है, प्रॉब्लम, फिज़िक्स तो पूरी प्रॉब्लम ही है। वैसे प्रॉब्लम सिर्फ फिज़िक्स में नहीं है, पूरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पास जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जिन सब्जेक्ट्स में होते हैं ना, फेस करते हैं हम, जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स वो शायद फ़िज़िक्स में होते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों की मैथमेटिक बहुत वीक होती है यार। अब देखो, मैथमेटिक वीक है तो फिर फिज़िक्स मुश्किल लगती है, बोरिंग लगती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैथमेटिक प्रैक्टिस ही है, ठीक है, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा भाई, एग्जाम्पल है, अब देखिए ये एग्जाम्पल जो है इसका कंसेप्ट जो है वो आपने क्लियरली देखना है कि ये कंसेप्ट क्या है। बेटा ये यहाँ पे एग्जाम्पल है 12.2, 12.1 हमने किया था पिछले वीडियो में, ये आज 12.2 है, ये हम देखेंगे, और इसके साथ साथ इसके जैसे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको भी देखेंगे। 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड +10 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम are placed in the corners A and B of an equilateral triangle। आ गई ना बात, इक्विलैटरल ट्राइंगल। बेटा ये हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल, किसे कहते हैं, जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर हों। बराबर है ना, देखो। अच्छा भाई, ये कॉर्नर है, बुक के हिसाब से मैं नाम देता हूँ, ठीक है, ये कॉर्नर है A, ये है B और ये है C। 3 कॉर्नर्स आ गए इसके, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा साइड पे लिखता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हम लिखने वाले हैं। सॉरी, ये ए था, ठीक है। ABC 3 कॉर्नर आ गए और हर एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो यहीं पे लिख लेते हैं, मतलब 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। तो ये साइड भी सेम है 0.1 मीटर, ये भी है 0.1 मीटर, ये भी है 0.1 मीटर। 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर।
अच्छा बेटा, अब दो चार्जेस हैं यहाँ पे, +10 माइक्रोकूलम और +8 माइक्रोकूलम। ठीक है, एक चार्ज को रखा जाता है कॉर्नर ए पे, दूसरी चार्ज को रखा जाता है कॉर्नर बी पे। तो जो कॉर्नर ए पे चार्ज रखी जाती है वो है +10 माइक्रोकूलम। जो चार्ज कॉर्नर बी पे रखी जाती है वो है +8 माइक्रोकूलम। ठीक है। अच्छा, फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ +15 माइक्रोकूलम। जो पॉइंट चार्ज सी पे चार्ज रखी एट थर्ड कॉर्नर सी, तो थर्ड कॉर्नर सी जो है वहाँ पे एक और चार्ज रखी जाती है +15 माइक्रोकूलम। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो थर्ड कॉर्नर पे चार्ज रखी गई है इसके ऊपर टोटल कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। देखो, सवाल को पहले समझ लें, बाद में सॉल्यूशन को देखते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। हर एक साइड 0.1 मीटर की है। ए बी सी तीन कॉर्नर हैं। ए कॉर्नर पे चार्ज रखी गई है +10 माइक्रोकूलम, बी कॉर्नर पे चार्ज रखी गई है +8 माइक्रोकूलम, सी कॉर्नर के ऊपर चार्ज रखी गई है +15 माइक्रोकूलम। ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि भाई जो कॉर्नर सी के ऊपर चार्ज है उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, टोटल या फिर नेट फोर्स की बात कर लें आप, नेट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप पहले ये देख लें, एक फोर्स इसके ऊपर चार्ज ए की अप्लाई होगी। चार्ज ए भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, मतलब चार्ज ए की जो फोर्स अप्लाई होगी वो कोई इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में होगी फोर्स। ठीक है, अब देखिए ये वेक्टर थोड़ा टेढ़ा फेढ़ा हो सकता है। ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, हंसना मत, मुझे पता है आप लोगों की ड्राइंग जो है बहुत अच्छी है। ठीक है। अच्छा, ये एक फोर्स अप्लाई हो रही है चार्ज ए की इस डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज ए क्या करेगी, सी को रिपेल करेगी, तो इधर रिपेल करेगी। तो इसको आप नाम दे देते हैं, हम क्या नाम दें, FA का नाम दे दें, या चलो F1 का नाम देते हैं। ठीक है, एक तो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। अच्छा, उसके साथ साथ पॉइंट चार्ज B जो है ये भी क्या करेगी, इस चार्ज C को रिपेल करेगी। ठीक है, चार्ज B जो है वो भी पॉजिटिव है, C भी पॉजिटिव है, तो चार्ज B जो है वो C को रिपेल करेगी, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में रिपेल करेगी। ठीक है भाई, तो एक रिपेलियन की फोर्स यहाँ पे आ गई जिसको हम F2 का नाम दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दो फोर्सेस हमने कैलकुलेट करनी है। बहुत आसान सवाल है, देखो दोनों के दरमियान में एंगल कितनी है। अच्छा भाई, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है तीनों साइडें भी बराबर होंगी, तीनों एंगल्स भी बराबर होंगी, तो वो कितनी कितनी एंगल्स होंगी, 60 डिग्री की, तभी जाके ये 180 बनेगा। तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगी वो भी उतनी ही होगी, यानी कि 60 डिग्री। देखो, दोनों वेक्टर्स के टेल मैच हो रहे हैं आपस में, तो जब दोनों वेक्टर्स के टेल मैच होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये जो एंगल है ये बिटवीन F1 एंड F2 है। ठीक है। अच्छा, F1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। F1 का मैग्नीट्यूड कैसे और कहाँ से फाइंड करना है, F1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं ज़रा देख रहा हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं। ओके। अच्छा बेटा, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, डायरेक्शन का तो हमें पता है, दोनों के दरमियान में एंगल है 60 डिग्री। अब मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हैं तो फार्मूला होता है KQ1Q2/R²। अब देखें, ये F1 जो कि A और C के दरमियान में फोर्स है, तो आप लिखेंगे QA लिखेंगे और QC लिखेंगे। ठीक हो गया। अपान में R², तो R² है, R की वैल्यू है 0.1, ये बाद में पुट करते हैं। अच्छा, F2 की जो वैल्यू है, तो बेटा F2 किसके बराबर है, F2 बराबर है अगेन K। अब यहाँ पे C और B के दरमियान में फोर्स है, तो आप लिखेंगे QB और QC
अपान में आर स्क्वायर, यहाँ पे आर की वैल्यू वही सेम 0.1 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब आपने इन फार्मूलाज की मदद से F1 और F2 फाइंड करने हैं। अब मैं इनको सॉल्व नहीं कर रहा आगे। आप F1 के की वैल्यू पुट करें, क्यू ए की वैल्यू पुट करें, क्यू सी की वैल्यू, आर की वैल्यू, यहाँ पे के की वैल्यू, क्यू बी की वैल्यू, क्यू सी की वैल्यू और आर की वैल्यू, इनको पुट करके आप जब कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको F1 भी मिल जाएगा और F2 भी मिल जाएगा। F1 और F2 दोनों मिल जाएंगे। दोनों के दरमियान में एंगल कितनी है? 60 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, तो आप इनके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि आपको रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। F1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, F2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, F1 F2 आ गए। थीटा की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल, हाउ मच? 60 डिग्री। तो जब ये सारे वैल्यूज़ आप पुट करके इस फार्मूले को आगे सॉल्व करेंगे, सारे वैल्यूज़ पुट करने के बाद, तो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। इतना आसान है देखो, लेकिन बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी अलग है। अभी आप बुक को देखेंगे कि बुक में कुछ और लिखा है, सर ने तो पता नहीं क्या बता दिया। बेटा पहले आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको वही सेम आंसर मिलने वाला है। उसके बाद मैं बुक वाला तरीका भी आपको समझाता हूँ। सो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बुक वाला मेथड जो है वो आपको मैं समझा देता हूँ कि बुक में मेथड क्या है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब मैं बुक वाला मेथड यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। बेटा यहाँ पे आपको एक फोर्स मिलेगी F2। देखो वही सेम मैंने यहाँ पे वेक्टर बनाया। एक और फोर्स आपको मिल रही है इस डायरेक्शन में कुछ, जिसको आपने नाम दिया F1 का, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, और यहाँ पे जो एंगल है वो कितनी है? 60 डिग्री दोनों के दरमियान। अब जो बुक वाला एग्जाम्पल है ना, मैं उसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। अच्छा, बुक वाले एग्जाम्पल के अंदर ये जो F1 है इसके बनाए गए हैं दो कंपोनेंट। देखो इसको अगर हम रिजॉल्व करते हैं, रेजोल्यूशन का टॉपिक नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, ठीक है। तो इसके हमारे पास दो कंपोनेंट बन गए। एक कंपोनेंट ये बना, एक ये कंपोनेंट है जो कि F2 के साथ पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट F2 के साथ क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये F1 का कंपोनेंट है लेकिन F2 के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इसको F1y लिख लेते हैं। अच्छा, एक और कंपोनेंट मिला है हमें F1 का जो कि F2 के साथ पैरेलल कंपोनेंट है, जिसको हम F1x लिख लेते हैं। बातें कुछ पल्ले पड़ रही हैं कि नहीं? देखो वही दोनों वेक्टर्स हैं मैंने बनाए। एक जो है उसका मतलब जो F1 है उनके दो कंपोनेंट बन गए, F1y और F1x। एक पैरेलल कंपोनेंट है जिसको हमने नाम दिया F1x का, और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसको हमने नाम दिया F1y का। अच्छा, अब देखो ज़रा, जो आपके पास F1x है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो आप लिखेंगे F1 cos थीटा, सही है। अच्छा, F1y को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? F1 sin थीटा। अब देखो F1 भी मिल गया, F1 sin थीटा से आपको F1y मिल गया, F1 cos थीटा से आपको क्या मिल गया? F1x, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखें ये दोनों कौन, F1x और F2 दोनों पैरेलल हैं, दोनों को आपस में कर देंगे प्लस। F1x और F2 इन दोनों को आपस में कर देंगे प्लस, यानी कि F1x प्लस F2, इनको डायरेक्टली ऐड करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली ऐड का मतलब है क्योंकि दोनों के दरमियान में एंगल 0 डिग्री है तो हम इनको डायरेक्टली कर देंगे प्लस। और बाकी क्या बचा? अब देखो एक वेक्टर हमें ये मिल गया, कौन सा? F1x प्लस F2 का,
मतलब हमने इन दोनों को ऐड किया तो इसी डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर मिला। दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है जिसका नाम है F1y। अब देखो दोनों के दरम्यान में एंगल कितनी है, 90 डिग्री। ये बुक का मेथड है, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब F1y की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, F1x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, F2 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होगी यहीं से, ठीक है। तो अब इनके दरम्यान में एंगल कितनी है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री की एंगल है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप लिखेंगे F1y का स्क्वायर प्लस इनका जो रिज़ल्ट होगा किसका, F1x प्लस F2 का जो रिज़ल्ट होगा उसको भी आप करेंगे स्क्वायर। तो यूँ आप अगर हल करेंगे तो आपको अगेन F मिल जाएगा जो कि यहीं पे मिला। चेक करके देखिएगा दोनों F बराबर होंगे। ये जो मेथड है ये बुक का मेथड है, ये हमारे पास वेक्टर का सिंपल सॉल्यूशन है। अभी आपको जो सही लगे आपने वही अप्लाई करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके टेस्ट में ये नहीं होगा कि आप बुक वाले मेथड के साथ हल करें, आपके पास होगा कि आप इसको हल करें। अब कैसे हल करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जो मेथड आपको आसान लगे आप उसी के मुताबिक हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो था वो बुक का था, पेज नंबर 43 के ऊपर एग्जाम्पल है 12.2। तो अगर आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन देखनी है, अब आप बुक से इसकी कैलकुलेशन को चेक कर लें, जहाँ पे आपको F1 और F2 के रिज़ल्ट्स मिलेंगे। उनके बाद आप इनको इस मेथड से भी सॉल्व करके चेक कर लें और इस मेथड से भी सॉल्व करके चेक कर लें। ये वाला मेथड तो बुक में ऑलरेडी सॉल्व है, लेकिन इस मेथड से आप सॉल्व करके देख लें तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ आया कुछ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ और आइडियाज़। लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। ओके, कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो चलें इनके कुछ और आइडियाज़ जो हैं उनकी मैं बात करता हूँ। इसको आप छाप लें, नोट कर लें, जो भी करना है कर लें, ठीक है। तो अब इनकी कैलकुलेशन करके आप खुद वेरीफाई भी कर लें कि सर ने सही पढ़ाया है कि नहीं। बच्चों को जब मैं सॉल्व करने को कहता हूँ ना तो कहते हैं सर बस आपके ऊपर यकीन है, आप पे हमें यकीन है कि आपने सही किया होगा। भाई मैं ज़रूरी नहीं कि मैंने सही किया हो, गलती तो हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ आप लोगों की तरह ही। तो आप इन रिज़ल्ट्स को खुद वेरीफाई कर लिया करें, ठीक है। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक दिखे तो मुझे भी ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता तो चले कि मैंने गलती कहाँ पे करी है। हो सकती है कोई भी गलती कहीं पे हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये हमारे पास था इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब मैं आपको कुछ और आइडियाज़ बताता हूँ कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स है, देखिए ये MCQs हैं, याद रहे ये लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं हैं, ये क्या हैं, MCQs हैं, ठीक है। मतलब जो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चंस लगते हैं ये दरअसल MCQs होंगे। अब क्यों, क्योंकि इन्हीं सवालों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इन चार्ज के या R के वैल्यूज़ कुछ इस तरह दिए जाएंगे जो कि आप बग़ैर कैलकुलेटर के 5 या 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन का कंसेप्ट वही सेम होगा, लेकिन वैल्यूज़ आसान होने से आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। इसलिए ये मत समझना कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये MCQs ही हैं। अब देखें इसके ऊपर 4 जो है वो कॉर्नर हैं। मैं एक स्क्वायर शेप के कुछ सवाल आपको जो है वो आइडियाज़ बताता हूँ। ये कॉर्नर A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। अब हमसे सवाल में ये पूछा जाता है कि एक चार्ज, ठीक है, यहाँ पे रखी जाती है Q1, पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी इसको हम यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे एक चार्ज Q1 रखी जाती है पॉजिटिव, यहाँ पे एक और चार्ज Q2 है, चलो ये भी पॉजिटिव है। फ़िलहाल सारी पॉजिटिव चार्जेस ले लेते हैं। यहाँ पे चार्ज Q3 है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे चार्ज Q4 है, ये भी पॉजिटिव है। अच्छा, अब हमसे सवाल पूछा जाता है कि भाई पॉइंट चार्ज D के ऊपर जो चार्ज मतलब Q4 है,
Q4 के ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है। चार्ज Q4 है, उसके ऊपर टोटल कितनी फोर्स लग रही है। तो देखें, इसके ऊपर अगर आपने टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस स्क्वायर की मेजरमेंट का पता होना चाहिए। सो मान लीजिए कि इस स्क्वायर की जो मेजरमेंट है वो है 4 मीटर। ठीक है। अच्छा, अभी क्या करना है, अभी इस Q4 के ऊपर टोटल कितनी फोर्स लग रही है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखें, इसके ऊपर A की फोर्स भी लगेगी, B की भी लगेगी, C की भी लगेगी, मतलब Q1 की भी लगेगी, Q2 की भी लगेगी और Q3 की भी लगेगी। तो इसके ऊपर पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर अभी हमारे पास अगर फिगर के मुताबिक देखें तो इसके ऊपर 3 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। ठीक है। एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स कौन लगा रहा है, Q1 की फोर्स जो लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, इसको हम नाम दे देते हैं F1 का। ये Q1 की फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसे रिपेल करेगी। अच्छा, उसके अलावा Q2 की फोर्स जो लग रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है, Q2 की फोर्स, तो इसको हम लिखेंगे F2, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज Q2 की जो फोर्स है ये पॉजिटिव है चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसे रिपेल करेगी कुछ इस तरह। अच्छा, उसके बाद जो पॉइंट चार्ज C है, Q3 है, तो इसकी फोर्स जो लगेगी वो कुछ इस तरह लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी। ठीक है। तो यहाँ पे Q3 की जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनको रिपेल करेंगी और इस तरह आपके पास फोर्स F3 भी आ जाएगी। अच्छा, F1 को कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो, F1 को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला वही सेम, के Q1 Q4 अपान R²। R कितना है, 4। ठीक है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, F1 मिल जाएगा। अच्छा, F2 कैलकुलेट कैसे करना है, तो F2 के ऊपर फोर्स जो मतलब F2 जो फोर्स है वो पॉइंट चार्ज Q2 की लग रही है, किसके ऊपर, Q4 के ऊपर लग रही है, तो आप इसको लिखें के Q2 Q4 अपान R²। हो गया। अच्छा, इसके अंदर सारे वैल्यूज़ जो भी यहाँ पे दिए गए होंगे उनको पुट करेंगे, F2 मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद F3 कैसे कैलकुलेट करना है। F3 की कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, अगेन के और यहाँ पे चार्ज Q3 की फोर्स अप्लाई हो रही है Q4 पे, तो Q3 Q4 अपान R²। तो भाई यहाँ से F1 F2 F3 तीनों फोर्सेस मिल गए, लेकिन अब इन तीनों फोर्सेस को ऐड भी करना है। देखें, इन तीनों फोर्सेस को हमने ऐड करना है, तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे। अब देखें, इसी फिगर को मैं दोबारा यहाँ पे ड्रा करता हूँ। एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन ले लें आप, पॉजिटिव एक्स की। ठीक है, ये फोर्स है F1। एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में जो कि फोर्स होगी F2। एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में जिसको हमने नाम दिया है F3। ठीक है। अच्छा, अब देखें ज़रा, यहाँ पे एंगल कितनी होगी, यहाँ पे एंगल कितनी होगी, तो बेटा ये एंगल होगी 45 की, ये एंगल होगी 45 की। क्यों होगी, क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स है। स्क्वायर बॉक्स के जब आप डायगोनल ड्रा करते हैं तो सारी एंगल्स कितनी बनती हैं, 45 की एंगल्स बनती हैं। यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, ये भी 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 45। ओके, तो चलें, ये 45 की एंगल्स बन गई। अभी आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ लेनी है, आपने F2 के 2 कंपोनेंट बनाने हैं। F2 के 2 कंपोनेंट बनाने हैं। F2 के जब 2 कंपोनेंट बनाएंगे, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब देखें, एक कंपोनेंट जो है वो F1 के साथ पैरेलल है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो F3 के साथ पैरेलल है। ये आपके पास कंपोनेंट आ गया F2x, ये आपके पास कंपोनेंट आ गया F2y। कैसे कैलकुलेट होगा, F2 cos थीटा से, थीटा कितनी है 45। ये कैसे कैलकुलेट होगा, F2 sin थीटा से, थीटा कितनी है 45। बेटा ये
F2x और F2y आपको यहाँ से मिल गए। अब क्या करना है, F2x इस डायरेक्शन में है तो F2x में जो भी आपको मिलेगा उसको प्लस कर दें F1 में, क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है। F2x का डायरेक्शन भी यही है, F1 का डायरेक्शन भी यही है, इन दोनों को प्लस कर दें। अच्छा, F2y का डायरेक्शन और F3 का डायरेक्शन देखें तो F2y और F3 को आपस में प्लस कर दें, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अच्छा, अब देखें F2x प्लस F1 और F2y प्लस F3, ये दोनों मतलब इस डायरेक्शन में एक आपको वेक्टर मिल गया जिसको आपने नाम दिया F2x प्लस F1, मतलब इनका जो रिज़ल्ट मिला उसका डायरेक्शन ये है। और यहाँ पे जो रिज़ल्ट मिला इसका, तो उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, क्या है, F2y प्लस F3। ठीक है, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री, पैथागोरस थ्योरम। ओके, पैथागोरस थ्योरम जो कि क्या बनता है, F इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बेस स्क्वायर ले लें जो कि F2x प्लस F1 का जो रिज़ल्ट होगा। बेटा ये मैं पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में वैल्यूज़ नहीं लिए, इसलिए मेरे पास रिज़ल्ट अवेलेबल नहीं है। आपके पास इनके जो वैल्यूज़ होंगे वो आपने पुट करने हैं, इनका आपने स्क्वायर लेना है प्लस आपने इसका भी ले लेना है स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, इनको हल करेंगे तो आपको मिल गया F। बहुत इजी मेथड है, इतना मुश्किल नहीं है जितना कि आपको लगता है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा है क्योंकि तीन अलग अलग फोर्सेस कैलकुलेट करने पड़े हमें। उसके बाद हमने इन तीनों को ऐड करना भी है, तो प्रोसेस लंबा ज़रूर हो जाता है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर वीडियो समझ में, मतलब ये टॉपिक समझ में नहीं आया ना एग्जाम्पल, तो थोड़ा रिपीट करके देख लें, समझ आ जाएगा। एक बार देखें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो चलें, एक तो ये आइडिया है कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन है तो हम कैसे इसको मेंटेन करें। नोट कर लीजिए, एक और सिचुएशन बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मुझे देखने दें कि वीडियो ठीक है। चलें, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है लेकिन इतनी लंबी भी नहीं है। एक मैं आपको और आइडिया बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, MCQs का। अब ये भी MCQs का आइडिया है, अभी सिर्फ मैं यहाँ पे आपको आइडियाज़ बता रहा हूँ जो आपके बुक के एग्जाम्पल्स हैं उनके मुताबिक, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में हम सारे MCQs ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले आप आइडियाज़ सुन लें, उनके बाद हम MCQs लेकर आएंगे। अच्छा, एक बार फिर मैं सेम कॉर्नर ले लेता हूँ, मतलब स्क्वायर ले लेता हूँ, जिसमें हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4। अब बेटा ये बात ध्यान में रखें, अभी कुछ चार्जेस हम पॉजिटिव लेते हैं, अभी कुछ नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, सारी पॉजिटिव होंगी तो प्रोसेस आपने देखा, अगर सारी नेगेटिव होंगी तो भी वही प्रोसेस इस्तेमाल होगा, क्योंकि सारी पॉजिटिव भी रिपेल करती हैं, सारी नेगेटिव भी रिपेल करेंगी। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव रिपेल ना करें और नेगेटिव रिपेल करें। तो सारी पॉजिटिव थी वो भी रिपेल कर रही थी, अगर ये सारी नेगेटिव होंगी तो भी रिपेल ही करेंगी, सेम पैटर्न मिलेगा। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव हों कुछ नेगेटिव हों, चलें कुछ यूँ कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन इसको हम ले लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब देखें, अभी आपने क्या करना है, अभी आपने फिर से देखना ये है कि फोर्सेस कितनी और किधर अप्लाई होंगी। एक फोर्स अप्लाई होगी इस डायरेक्शन में, बेटा ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी, कौन सी, F1। क्यों, क्योंकि Q1 है पॉजिटिव, Q4 है नेगेटिव। हम देख रहे हैं कि टोटल फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है Q4 पे कितनी लग रही है। तो बेटा ये F1 जो है, मतलब Q1 चार्ज जो है वो Q4 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है।
तो F1 फोर्स का डायरेक्शन कुछ यूँ होगा, F2 फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, ठीक है। F2 फोर्स जो है उसका डायरेक्शन कुछ यूँ मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे अगेन क्या हो रही है, अट्रैक्शन। अच्छा, F3 फोर्स जो है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे भी हो रही है अट्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया F3। सेम प्रोसेस, देखें सेम टाइप की फिगर है लेकिन थोड़ी घूमी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने ये देखना है कि यहाँ पे एंगल कितनी होगी। अगर बॉक्स स्क्वायर है तो आंखें बंद करके आप 45 लिख लें, अगर स्क्वायर्ड बॉक्स है तो। अगर कोई और शेप होगी ना तो उसकी हम आगे डिस्कशन लेंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं स्क्वायर बॉक्स की, ओके। तो देखें अभी F1 F3 तो आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेकिन अभी आप क्या करेंगे, F2 के कंपोनेंट बनाएंगे। एक कंपोनेंट ये बन गया, ठीक है, एक कंपोनेंट इसका ये बन गया, एक हो गया F1x, दूसरा हो गया F1y, F1x, F1 cos थीटा, F1y, F1 sin थीटा। दोनों तरफ एंगल कितनी है, 45 45। पुट करें, आंसर लें, ऐड करें, जो भी करना है, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, F1x इसको आप प्लस, सॉरी F1x नहीं है, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, माय मिस्टेक, ओके। ये है F2x, तो ये F2 cos थीटा, ये है F2y, तो ये F2 sin थीटा, क्योंकि हमने F2 फोर्स जो थी इसके कंपोनेंट बनाए हैं, ठीक है ना, सॉरी। तो ये F2x, इसमें हम प्लस करेंगे F1, और ये जो F2y है इसमें हम प्लस करेंगे F3। इनको आपस में प्लस करेंगे, इनको आपस में, यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा और यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा ये आपस में दोनों होंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका नेट मतलब इफेक्ट आपको ऊपर मिलता है, इसका नेट इफेक्ट इधर मिलता है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए पाइथागोरस थ्योरम, जिस पे आप लिखेंगे, ओहो लाइट भी चली गई और अपना लेक्चर भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। प्लस F2y प्लस F3, इसका भी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो पुट करेंगे, यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके रेडिकल निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं, लेकिन अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे MCQs के साथ, ठीक है। तो फ़िलहाल आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर इन सब चीज़ों को याद रखना या फिर ऐसा समझ लें कि MCQs इनके सॉल्व करना थोड़े मुश्किल होंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो इस चैनल के साथ, इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, और आने वाले वीडियोस अगर देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट लाइक सब कुछ करें, और अपनी स्टडी पे फोकस भी करें, और भी कोई काम काज हो तो वो भी करें, जो भी करना करें, लेकिन स्टडी पे फोकस लाजमी करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।